हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज PYQ पेपर ऑफ RMPU यूनिवर्सिटी ऑफ सेमेस्टर सेकंड BSc। ठीक है। तो इस पहले पेपर में हम जो जूलॉजी का सेमेस्टर सेकंड का पेपर है जिसका टाइटल है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, इसका हाफ पोर्शन डिस्कस करेंगे। मतलब हाफ क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके बीच में जो C और G न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो वी ऑल नो कि इनके बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 3। Now the second question is the most abundant lipid in cell membrane is। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन से टाइप का लिपिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। इसके ऑप्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिपिड्स होते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो होते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, डेट इज मिल्क शुगर इज। तो मिल्क की शुगर कौन सी होती है, जो मिल्क होता है उसमें हमारी प्रेजेंट होती है लैक्टोज शुगर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट व्हेन द पीएच ऑफ ब्लड लोअर्स। मतलब कि जब हमारा जो ब्लड होता है उसका जो पीएच है जब वो लोअर हो जाता है तो इसमें से कौन सी एक्टिविटीज जो है वो हमारे बॉडी में होती है। ठीक है। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दैट इज O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज। क्या जब हमारा ब्लड का पीएच कम होगा तो हमारी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर इसमें क्या होगा, जो O2 की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर आरबीसी काउंट कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। सो फ्रेंड, जब हम बोहर इफेक्ट पढ़ते हैं तब हमने बोहर इफेक्ट में ये पढ़ा भी है कि जब हमारा पीएच कम हो जाता है तो जो O2 की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, O2 कैरी कैपेसिटी इज डिक्रीजेज। सो आई होप आपको यहाँ तक के जो चारों क्वेश्चंस थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज एसिटाइल कोलिन इज आ। जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या है। ठीक है। क्या ये एक विटामिन है, एंजाइम है, टॉक्सिन है या फिर केमिकल ट्रांसमीटर है। तो एज वी नो कि ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है ये क्या होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा एक तरीके का केमिकल ट्रांसमीटर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। या ये तो हमें पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसी को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि ये क्या क्या कंट्रोल करेगी, बिकॉज इट कंट्रोल्स। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये अ वेराइटी ऑफ ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो वही हमें ऑप्शन जो है चूज करने करेक्ट। फर्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड एंड मेटाबॉलिज्म। बी ऑप्शन इज गोनैड एंड एड्रिनल्स। सी इज ग्रोथ एंड डी इज थायराइड्स, गोनैड्स एंड एड्रिनल्स। तो ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये हमारे थायराइड्स, गोनैड और एड्रिनल ग्लैंड इन सबको ही कंट्रोल करती है। इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन का, डेट इज डी। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्या है, नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। हमसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड पूछी गई है। ठीक है। तो सबसे जो सिंपल अमाइनो एसिड होती है वो कौन सी होती है, हमारी ग्लाइसिन होती है। बिकॉज जो अमाइनो एसिड में जब हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उनमें जो आर ग्रुप होता है यही वेरी करता है और यही डिटरमाइन करेगा कि कौन सी अमाइनो एसिड जो है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कितनी ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है ये तो कॉमन होते हैं, ये COOH NH2 और इधर एक H। ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा आर ग्रुप और यही आर ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड में वेरी करता है। तो ये जो ग्लाइसिन होती है यहाँ पे आर ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ H प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये जो हमारी ग्लाइसिन हो जाती है ये क्या हो जाती है, एक तरीके की सिंपल अमाइनो एसिड हो जाती है।
सो नाउ फ्रेंड्स, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स, मतलब आइसोजाइम्स एंड आइसो एंजाइम आर दोज एंजाइम विच इज। तो हमसे आइसो एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हैव सेम स्ट्रक्चर फॉर्म, कि ये जो हमारे आइसोजाइम्स होते हैं इनके पास क्या होती है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है। या फिर ऑप्शन बी है हमारा हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म बट आइडेंटिकल कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन इनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, एंजाइम है ऑफ कोर्स, तो इनके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो इनकी क्या होगी, सॉरी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा लेकिन कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। थर्ड ऑप्शन है हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है इनके बीच में, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी। जो हमारे आइसोजाइम्स होते हैं इनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स होती है लेकिन इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन 8 है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द इनएक्टिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोपोर्शन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज। मतलब कि जब हम एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं एक उसका जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज एपोजाइम। एपोजाइम्स हमारे इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम्स की। एपो एंजाइम्स में जब को एंजाइम मिल जाते हैं ये दोनों, तब मिलके वो बना देते हैं होलोजाइम्स, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एपोजाइम, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जो लेफ्ट एट्रियम होती है ये रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम, मतलब इसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। क्या इसको राइट एट्रियम से मिलेगा, नहीं, क्योंकि राइट एट्रियम तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, ठीक है। लंग्स, राइट वेंट्रिकल या राइट एट्रिया, ठीक है। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लंग्स। जो लेफ्ट एट्रिया होती है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूड इन द वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम मतलब वही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम नॉट इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हार्ट, हार्ट तो भाई मेन पंपिंग ऑर्गन होता है तो इसको तो करेंगे, ब्लड वेजल्स को भी करेंगे, ब्लड को भी करेंगे, लेकिन लंग्स को नहीं करेंगे। लंग्स को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो आंसर हो जाएगा डेट इज डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो सबको पता होता है कि जो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है डेट इज नेफ्रॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के होते हैं और हाइलम जो होता है वो किडनी में एक सेंसिटिव एरिया होता है, और मेडुला और कॉर्टेक्स तो हमारे किडनी के पार्ट होते हैं, ठीक है। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेफ्रॉन। सो माय डियर जूनियर्स, आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आपको ये जो पेपर के क्वेश्चंस हैं PYQs हैं 2022 का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है इसमें मेन थिंकिंग वाला पोर्शन कौन सा होता है, ठीक है। क्या जो हमारी थिंकिंग होती है वो हैंड ब्रेन के थ्रू होती है, या फिर सेरिब्रम के थ्रू होती है, सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है, या फिर मिड ब्रेन के थ्रू होती है, या फिर नन ऑफ दीज। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है ये हमारा, एज आई टोल्ड यू, कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है और ये जो होता है वो हमारी थिंकिंग में हेल्प करता है। वहीं अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हमारी बैलेंसिंग में कौन हेल्प करेगा, बॉडी बैलेंस में, तो यहाँ पे सेरिबेलम आ जाता है, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स आर द पार्ट ऑफ विच सेल। जो हमारे डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं ये कौन सी सेल के पार्ट होते हैं, क्या ये RBC के पार्ट होते हैं, नहीं। क्या ये नेफ्रॉन के पार्ट होंगे, किडनी में भाई ये डेंड्राइट और एक्सॉन क्या ही करेंगे, और ना ही ये WBC के टाइप पार्ट्स होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी,
न्यूरॉन, जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन भी बनाते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सिग्नल रिसीव करने में हेल्प करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज सी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है, जो सेल टर्सिका कैविटी में प्रेजेंट होती है, ये क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉल ग्लैंड होती है, राइट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे जरूर बताओगे कमेंट करके कि इंडोक्राइन ग्लैंड वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। सो अभी यहाँ पे हमसे एग्जाम्पल पूछा गया है इंडोक्राइन ग्लैंड का। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज सी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगी हमारी? इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। जबकि जो सलाइवा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और जो भी हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? इन अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट अ मिनट, इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन द आयंस इज एसेंशियल। हमसे पूछा गया है कि अगर हमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो कौन सा एक आयन है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है कि नियोटेनी इज रिलेटेड विद। जो हमारा नियोटेनी है वो इनमें से किससे रिलेटेड है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। गाइज आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे कि हाइपो और हाइपर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये है आपका HW। मतलब आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। हमसे पूछा गया है कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो उसमें हमें नेट एटीपी का गेन कितना होता है। तो जब हम ग्लाइकोलाइसिस पे हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो टोटल एटीपी मिलती है वो होती है हमारी 10। लेकिन जब हमारा जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप होता है उसमें हम 2 एटीपी को खर्च भी कर देते हैं। इसीलिए जो हमारी टोटल में से जब हम 2 को माइनस कर देंगे तो जो नेट एटीपी मिलती है वो होती है हमारी 8, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है कि टोटल एटीपी कितनी बनती है तो होती 10। हमसे पूछा गया नेट गेन, तो नेट गेन होता है हमें 8 का, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म। तो जब मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन का वो क्या होता है? तो ऑफ कोर्स उसमें सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? जब हम ग्लूकोज में एक फॉस्फेट और जोड़ देते हैं और उससे हम बना देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज करते हैं वो होता है हमारा हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ये होता है हमारा, और यहीं पे हमारा एक एटीपी भी खर्च होता है और साथ में मैग्नीशियम आयंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पर कैलोरी वैल्यू। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऑप्शन में गिवन है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन, ठीक है। तो जो हमारी सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं वो होती है हमारी फैट्स के अंदर।
और हमसे पूछा जाए, इनका नंबर पूछा जाए कि कितनी कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं फैट के अंदर, डेट इज अप्रोक्स 9, ठीक है। 9 कैलोरीज जो होती हैं वो हमारे फैट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वेयर एज जो हमारे कार्ब और जो प्रोटीन होती हैं इनके अंदर 4 कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 22, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज। हमसे पूछा गया है कि जो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है वो कौन सी है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज डी, B12। जो हमारी B12 विटामिन होती है इसको हम बोलते हैं कोबालिन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोबैलिन, कोबैलेमिन, दिस इज ए। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है डेट इज कोबैलेमिन, ठीक है। और यही हमारी होती है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, डेट इज सिक्रीटिन हार्मोन इज सिक्रीट बाय। तो ये जो हमारा सिक्रीटिन हार्मोन होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, इसकी लोकेशन पूछी गई है। क्या ये स्टमक से रिलीज होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम या लिवर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज सी, जो है हमारा ड्यूडिनम, ठीक है। जो सिक्रीटिन हार्मोन है ये क्या होता है, ड्यूडिनम से सिक्रीट किया जाता है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर, ऐसा हार्मोन जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, तो वो भी है हमारा सिक्रीटिन, ठीक है, जो कि ड्यूडिनम से सिक्रीट होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या पूछा गया है, थिकेस्ट मसल लेयर इज फाउंड इन। जो सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उनमें से कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या ये हमारे राइट ऑरिकल में होती है, या फिर राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा थिक होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्रोमेगाली इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ। सो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि जो हमारी एक्रोमेगाली होती है ये किसके सिक्रीशन से होती है, ठीक है। इंक्रीज एस टी एच का मतलब क्या हो गया, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जो होता है वो ये अनदर नेम होता है हमारे ग्रोथ हार्मोन का ही, ठीक है। जब हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम सोमैटोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। वहीं जो ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन होता है उसको हम सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि एक्रोमेगाली, तो एक्रोमेगाली होता क्या है कि जब देखो जब जब छोटे बेबीज होते हैं उनके अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है तो क्या होता है, वो उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एडल्ट्स की बॉडी में जब ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोल रहे हैं सोमैटोस्टैटिन अगर ये ज़्यादा रिलीज हो तो अब हाइट नहीं बढ़ती, वहाँ पे क्या होता है एबनॉर्मल फिंगर्स बनने लग जाती हैं, मतलब एक्स्ट्रा फिंगर आने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्रोमेगाली, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होगी, इंक्रीज एस और एस मतलब सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो कि दूसरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका जो आंसर हो जाएगा डेट इज ए। बाकी ऑप्शन क्या है, डिक्रीज थाइमोट्रोफिन, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। डिक्रीज एस डिक्रीज नहीं होता इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट इंक्रीज थायरोट्रोफिन, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 26। लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। सो जब हम एंजाइम की एक्टिविटी को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे समझते हैं कि एंजाइम फंक्शन कैसे करते हैं अपना, तो उसके लिए जब हम वहाँ पे एक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं लॉक एंड की, कि जो एंजाइम्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही होता है जिसपे जाके जो जो जाके एंजाइम की एक्टिव साइट को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस थी ये किसने दी थी, ये दी थी हमारे कूने ने, ठीक है। सो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जो आंसर होगा डेट इज फिशर, नॉट कूने, आई एम सॉरी, नॉट कूने, इट्स फिशर। जो हमारी लॉक एंड हाइपोथेसिस थी ये दी थी हमारी फिशर ने, ईमिल फिशर ने दी थी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि एंजाइम्स आर बेसिकली, तो हमसे एंजाइम्स का नेचर पूछा गया है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं नेचर में क्या होते हैं, तो एज वी नो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन।
अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। जो नाइट्रोजन होता है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, मतलब कौन से बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, प्रोटीन्स। ठीक है, नाइट्रोजन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे प्रोटीन्स के। सो फ्रेंड, चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डैट इज नियोटेनी इज रिलेटेड विद। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डैट इज ए, हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हमारा नियोटेनी होता है ये एसोसिएटेड होता है हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म से। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 2022 का जो RMPU का पेपर था जूलॉजी का, ये डिस्कस किया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड। अगर फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से कोई और पेपर को भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।